जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के अच्छे तरह से तैयारी करने के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है सभी का बारी बारी से हम सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर 2017 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक नाम से, वहां से देख सकते हैं, जिसमें हम 1 से लेकर 65 तक प्रश्न देखे हैं। इसमें हम 66 से 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 66वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जर्मनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत सरकार ने गंगा की सफाई करने के लिए जर्मनी के सहयोग से नमामि गंगे प्रोजेक्ट है जो कि चलाया है। तो याद रखिएगा किसका सहयोग मिल रहा है, तो जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वां प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कवयित्री, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पोलियो और चेचक रोग होता है जीवाणु के संक्रमण के कारण, प्रोटोजोअन के संक्रमण के कारण, एलर्जी के कारण और विषाणुओं के संक्रमण के कारण। जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो पोलियो और चेचक रोग होता है ये विषाणु जनित रोग है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, बैक्टीरिया से होने वाला कुछ महत्वपूर्ण रोग के बारे में जान लेते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, हैजा हो गया, टेटनेस हो गया, क्षय रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण रोग है, इसको याद रखिएगा। ये जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद से विषाणु से होने वाला कुछ महत्वपूर्ण रोग के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि खांसी हो गया, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू बुखार हो गया, एड्स हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है जो कि वायरस जनित रोग है। उसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाला कुछ महत्वपूर्ण रोग है, जैसे कि मलेरिया हो गया, काला जर हो गया, निंद्रालु व्याधि हो गया यानी अधिक सोता है। ये कुछ रोग है जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, 3,42,239। अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा है, तो 1 नंबर पर राजस्थान आता है, सेकेंड पर मध्य प्रदेश और 3 नंबर पर महाराष्ट्र। अगर बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, तना के द्वारा, पुष्पों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है, जल को जाइलम से रिलेट कीजिए, यानी जल का जो परिवहन करता है वो जाइलम करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। जो यहाँ पर जाइलम है यह एक संवहनी ऊतक है और इसको प्रायः काष्ठ भी कहा जाता है, यानी वुड भी इसको कहा जाता है जाइलम को। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो फ्लोएम का कार्य होता है, यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य है कि पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम होता है। उसका पुष्प का काम क्या होता है? पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पुष्प पौधे को प्रजनन अंग है, इसके द्वारा ही प्रजनन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द एफेक्शन। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर एफेक्शन का जो एडवर्ब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अफेक्शनेटली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है, मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड होता है? एकल, डबल, ट्रिपल
बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मीथेन जो होता है इसमें किस प्रकार का बॉन्ड होता है। तो मीथेन में एकल बॉन्ड होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर मीथेन का संरचना सूत्र अगर लिखिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर बीच में कार्बन जाएगा, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एकल बॉन्ड के द्वारा सभी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इसलिए मीथेन के पास एकल बॉन्ड होता है। मीथेन जो होता है इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, और प्राकृतिक जो गैस होता है उसमें प्रमुख घटक के रूप में मीथेन ही होता है। मीथेन का अणु सूत्र हो गया CH4, और मीथेन एल्केन समूह का ये प्रथम यौगिक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि फाइंड द प्लुरल्स फ्रॉम द वर्ड थीप। यहाँ पर थीप यानी चोर, चोर का यहाँ पर प्लुरल आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 73वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थीप से इसका प्लुरल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह इनमें से 300 रुपये खर्च कर देता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च किया है। यानी किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, उसमें से 2000 रुपया में से वह 300 रुपये क्या होता है कि खर्च कर देता है, तो कितने परसेंट वो खर्च किया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 15% वो खर्च किया है, यानी 300 2000 का कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 15%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है, बेहद ही सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इससे डरिएगा नहीं। मैथ से 10 प्रश्न रहेगा लेकिन सिंपल ही रहेगा। यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। कोई वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर, यानी इसका क्रय मूल्य है जो कि 1000 है, और 1200 में बेचा गया, यानी 200 का प्रॉफिट उस पर लिया गया है, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 00 से ये 00 ख़त्म हो गया, 10 से 1 10 × 20, यानी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा है जो कि अरब सागर में स्थित है। तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है ऑप्शन नंबर बी, ये अरब सागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है, अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप के पास टोटल कितना द्वीपों की संख्या है तो 36, और अंडोमान निकोबार द्वीप समूह के पास कितना द्वीपों की संख्या है तो 572। याद रखिएगा, एक के पास 36 रहता है, दूसरे पर के पास 572 है। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है तो कवारती है, और लक्षद्वीप का गठन कब किया गया तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को लक्षद्वीप का गठन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 77वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी ये गति का प्रथम नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करेगी, और गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना पसंद करेगी। अगर उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ और उसमें बल लगाया जाता है, परिवर्तन की जाती है, तो उसका विरोध करेगी। यह है गति का नियम प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है, बेहद ही सिंपल है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं कि राम ने एक साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से हल कीजिए। तो चलिए देखिए, 1000 में वह खरीदता है, 1000 में खरीदता है और कितना बेच देता है 1300, यानी 300 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 00 से 00 ख़त्म, 0 से 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 यानी 30, यानी 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे
तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है? दही में, सिरका में, केला में और नींबू में। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? तो 79वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी नींबू में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। दही की बात की जाए तो दही में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर सिरका होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है, उसका नाम याद रखिए। संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा? क्षेत्रफल, परिमाप, प्रकार और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर 80वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी परिधि यानी परिमाप। यहाँ पर त्रिभुज का परिधि हम निकालते हैं और वृत्त का परिधि निकालते हैं, और वहीं त्रिभुज का या आयत हो वहाँ पर हम परिमाप निकालते हैं, यानी उसके चारों ओर का लंबाई। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 81वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर महानदी, कावेरी और गोदावरी ये सब के सभी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर नर्मदा नदी का अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। और एक नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे सीधे बहने वाला नदी कौन सा है तो नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न आपके सामने कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान के 5 गुना पाठ्यांक होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान का 5 गुना होगा? तो मान लेते हैं अगर सेल्सियस का मान x है तो फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा? 5x होगा। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक संबंध होता है, उस संबंध को ध्यान लेते हैं। इसका संबंध होता है कि c/180 बराबर F-32/180। यहाँ पर c के जगह पर x हो गया, और बाटा में हो गया यहाँ पर 100, और बराबर में हो गया f के जगह पर 5x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा 180। यहाँ पर 0 से 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 9। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, और x का जो मान आएगा वो आएगा 10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट पैमाने होगा सेल्सियस पैमाने के तापमान के 5 गुना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जितना गुना किया जाता है उसके रूट अंडर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूट अंडर 2 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 84वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विकृतिजन्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहीं पर विकृतिजन्य यानी कहीं पर टूट फूट जाए उसी को जांच के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? यानी वह तापमान जिससे कि आप उससे ठंडा उस पदार्थ को नहीं कर सकते हैं, उसका कितना वैल्यू होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस है, इससे नीचे हम
किसी भी वस्तु को हम ठंडा नहीं कर सकते हैं, सबसे न्यूनतम ये ठंडा हो सकता है इस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है आपके सामने। एक आदमी जो कि भट्टी के सामने खड़ा है, निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और चालन और संवहन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यदि एक आदमी है जो कि भट्टी के सामने खड़ा है तो अधिक से अधिक वह ऊष्मा जो प्राप्त करेगा वह संवहन के माध्यम से प्राप्त करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ब्यूटेन। बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो कुकिंग गैस होता है जिसको एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, उसमें 90% किसका मात्रा होता है, तो ब्यूटेन का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि किस अम्ल से दूध में खटापन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए है टार्टरिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, ब्यूटेरिक अम्ल के कारण और एसिटिक अम्ल के कारण। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस अम्ल के कारण दूध में खटापन पैदा होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। दूध या दही इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल है जो कि इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में पाया जाता है। और मांसपेशियों में जब देखते हैं हम अधिक काम करते हैं, अधिक काम करने के बाद हमारे मांसपेशियों में थकावट या दर्द होने लगता है, उसका कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल का जम जाना उसका कारण है, जिसके कारण हमें दर्द या पेन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत क्या होगी। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर 18 है तो ये कितना परसेंटेज होगा, तो यहाँ पर गुने में हो गया 100। और यहाँ पर देखिए ये 36 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, तो 6 चौका 24 है, ये 25 चौका 100 या 25 यहाँ 75 यानी 75%। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण तैयार किया जाता है वो 22 कैरेट के सोना से ही आभूषण तैयार किया जाता है। और शेष जो भाग रहता है, 2 भाग होता है, उसमें हम तांबा मिला देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल का जो अणु सूत्र होता है वो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका खोज कब किया गया, तो भारी जल का जो खोज किया गया ये 1932 में इसका खोज किया गया। और इसका जो अणु भार होता है वह 20 होता है। याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि D2O का अणु भार कितना होता है या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, तो अणु भार होता है जो कि 20 होता है। और यह एक इसमें जो ड्यूटेरियम है जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वां प्रश्न है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 91वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अमोनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इनमें से लाफिंग गैस कौन सा है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सूत्र होता है N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग हम मूर्ति, खिलौना आदि के निर्माण तथा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र। और जिप्सम का क्या होता है, तो CaSO4.2H2O होता है जिप्सम।
ब्लीचिंग पाउडर का तो CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा ऐश और पोटाश। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 95वां प्रश्न है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब 12 दिखाई देता है वह दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और समतलोत्तल दर्पण। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिसमें वस्तु का अपेक्षाकृत 12 प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। देखिए, अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से 12 भी बनता है। उत्तल दर्पण होता है, इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96वां प्रश्न है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है तीक्ष्णता, तन्यता, प्रत्यक्षता और सघनता। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 96वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रत्यक्षता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है कि एक स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितना होना चाहिए? 50%, 25%, 0% या 75%। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्र जो होना चाहिए वह 50% होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 98वां प्रश्न है कि ताप के मापने की इकाई क्या है? सेल्सियस, कैलोरी, तापक्रम, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ताप के मापने के लिए इसका इकाई क्या होता है? तो सेल्सियस होता है। 98वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 99वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो 99वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी कॉपर, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो कॉपर या इसको तांबा कहा जाता है, ये है जो कि उत्कृष्ट धातु है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? मृदु इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात और पिटवा इस्पात। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कार्बन की प्रतिशत सबसे कम किसमें होता है? तो पिटवा इस्पात में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर टोटल 100 प्रश्न हो गया, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, और जितने भी प्रैक्टिस सेट, जितने भी क्वेश्चन बैंक का सेट कराया जा रहा है वहाँ से आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।